Hello everyone, my name is Sweetie Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और आप सबको पता भी चल गया होगा कि ये वीडियो जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर है। और जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं और जिन्होंने पोल में वोटिंग की थी वो सोच भी रहे होंगे कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन की वोटिंग ज़्यादा थी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो कैसे बना दिया। तो देखिए, सबसे पहले क्या मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि भले ही ऑर्गेनिक कन्वर्जन की वोटिंग ज़्यादा थी और मैं उस पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, 1-2 दिन में ऑर्गेनिक कन्वर्जन पे भी हम लोग वीडियो स्टार्ट कर देंगे, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे वीडियोस बनाने का मेरा रीज़न ये था कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे इस चैप्टर के लिए, क्योंकि आई थिंक उनके स्कूल के एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो एज अ टीचर मैं किसी भी बच्चे की रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि यही मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों को पढ़ाना है। और जब आपको सीरियसली इस चैप्टर के वीडियो की ज़रूरत है तो उस टाइम पे आपके बोलने के बावजूद अगर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ तो आई थिंक वो एक सही चीज़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए, वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, मेरे फेवरेट चैप्टर्स में से ये एक है। मुझे केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब मैं स्टूडेंट थी, एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये चैप्टर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है। और अगर आप केमिस्ट्री की फील्ड में आगे जाते हो, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है एक अलग ही ब्रांच बन जाती है केमिस्ट्री की, जिसमें हम बहुत डेप्थ में अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है, या एक तरीके से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम इसको कहें, तो ये आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा लिंकअप हो जाता है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। तो जो बच्चे, स्पेशली मैं अगर आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर बीएससी करना चाह रहे हो या फिर आप केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाह रहे हो, एमएससी इन केमिस्ट्री करना चाह रहे हो, तो दिस इज़ योर बेस। तो यहाँ पे इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ के चलिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये अलग ही तरीके का चैप्टर है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे नई नई चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ें आती है कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसी क्या खास बात है जो इसको एक अलग से चैप्टर बना के केमिस्ट्री में रखा गया है। इसकी एप्लीकेशंस ना बियॉन्ड हमारी इमेजिनेशन है। इतनी ज़्यादा इस चैप्टर की एप्लीकेशन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती है, इतनी जगह ये यूज़ होता है कि मतलब भंडार है इसके यूजेस का। आप चाहे मेटलर्जी की बात कर लो, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स की बात कर लो, चाहे बायोलॉजिकली बात कर लो, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आप प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है ना, ग्रीन पिगमेंट, उसकी बात कर लो, वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मेडिसिन्स में अगर हम बात करें, हमने एंटी कैंसर ड्रग्स जो बनाए हैं वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, फोटोग्राफी हो गया या एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, हर जगह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ ही जाते हैं। अगर आपको वाटर में से हार्डनेस रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, हम लोग लिगेंड्स भेजते हैं, EDTA भेजते हैं, वो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसको रिमूव करता है और वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो एप्लीकेशंस जो हैं इसकी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हो, मतलब आगे जाके अगर आप बायो पढ़ते हो और बायो में फिर आगे जाके आप ड्रग्स के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी आपको ये चैप्टर काफ़ी काम आता है। और अगर सिंपल आप नॉन मेड के स्टूडेंट हो और आगे जाके बीएससी करते हो, केमिस्ट्री ऑनर्स करते हो, तो भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंटर में मेटल होता है। सेंटर में क्या होता है, मेटल होता है। ये जो मेटल है ये न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल के लिए मैंने लिखा है एटम, एटम की फॉर्म में भी हो सकता है, और ये आयन की फॉर्म में भी हो सकता है। अब आयन आपको पता है, केटायन और एनायन 2 तरीके के होते हैं। ये कैटायन होगा कि ये एनायन होगा, इस पे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में।
तो सेंटर में मेटल एटम होता है, ठीक है, और उसके चारों तरफ कुछ फिक्स नंबर में या तो एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ज्यादा जो है आपको आयंस और मॉलिक्यूल्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे इनका रोल क्या है। यहां पे जो मेटल एटम और आयन है ये काम करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। और जो भी इसको सराउंड करके रखते हैं, इसको चारों तरफ से घेर के रखते हैं, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनका काम होता है इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देने का। तो इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर मेटल एटम न्यूट्रल फॉर्म में है, उसके पास खाली ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे जिनमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मैं किसी घर में रह रही हूँ, ठीक है, और मुझे किराएदारों को रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो किराएदार हैं मैं उनको अपने साथ तो नहीं रोकूंगी। अगर मेरे घर में कोई खाली रूम है या एक फ्लोर है तो मैं किराएदार को बोलूंगी कि हाँ मेरे पास वैकेंट रूम है, आप लोग आके यहाँ पे रह सकते हो। इन द सेम वे अगर मेटल को इनके साथ बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। मेटल जो है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। तो अगर वो एटम की फॉर्म में है तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, और अगर उसके पास वो मेटल जो है आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तब भी वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, बट साथ के साथ उस पर प्लस चार्ज भी होगा। प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे मेटल कौन सी फॉर्म में होता है आयन की, तो आंसर होगा केटायन, ठीक है। अब हमने कहा कि इस मेटल एटम या फिर केटायन को सराउंडेड करके रखते हैं, घेर के रखते हैं अदर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, आयंस हो गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहे हैं। तो यानी कि ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। क्या होंगे ये? इलेक्ट्रॉन रिच। ऑब्वियस सी बात है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तभी तो देंगे, खुद के पास ही अगर नहीं है तो कैसे देंगे? तो ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। जबकि ये जो मेटल एटम या फिर केटायन है ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ज्यादातर लिगेंड्स, जो ज्यादातर सराउंडेड एटम्स दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एनायंस। एनायंस की फॉर्म में आपको ज्यादा मिलते हैं। मैं एटम्स यहाँ से हटा रही हूँ, एटम्स आपको काफी कम मिलेंगे, एनायन और मॉलिक्यूल्स आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब जो भी स्पीशीज मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उन्हें हम बोलते हैं लीगेंड्स। इनको हम कहते हैं लीगेंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो भी सराउंडेड एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लीगेंड्स। लीगेंड्स मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर है? अब इसमें क्या पाया जाता है कि जैसे मेटल को सराउंड कर लिया लीगेंड ने, कौन सी ज्योमेट्री बनाई है मैंने? ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो जब लीगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस टाइम जो बॉन्ड बनाते हैं मेटल और लीगेंड, वो उस बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है एक बार उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको रब कर दूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है, मतलब मुझे सिर्फ समझाना है और आप लोगों को समझ के थ्योरी लिखनी है, इसमें कुछ सॉल्व करने वाला पोर्शन तो है नहीं, ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्या डेफिनेशन है? दीज कंपाउंड्स कंटेन, ये कंपाउंड जो है ये क्या कंटेन करते हैं? कॉम्प्लेक्स आयंस। जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स आयन और न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास ये है, जैसे कि आपके पास ये है, तो ये आयन की फॉर्म में नहीं है, ये सिंपल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो कंपाउंड है इनके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, ऑब्लिक डाल के लिख लेना, कॉम्प्लेक्स आयंस की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ये जो सेंटर में है कोबाल्ट, ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है?
सेंटर वाला मेटल एटम की तरह या आयन की तरह, अभी मैंने निकाला नहीं है पर ये आयन की तरह एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और NH3 जो है, अमोनिया जो है, वो लिगेंड का काम कर रहा है, उसने उसको कोबाल्ट को सराउंड कर रखा है और ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा कोबाल्ट को, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा बना भी देती हूँ इसको इस तरीके से। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं ना, तो वो कोबाल्ट को दे रहा है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ओके, Cl3 काउंटर आयन होता है। काउंटर आयन के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है, दीज कंपाउंड्स कंटेन अ सेंट्रल मेटल एटम और केटायन। क्या कह रहे हैं कि इन कंपाउंड के सेंटर में एक मेटल का एटम या फिर केटायन होता है, विच इज अटैच्ड विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एनायंस एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब हर कॉम्प्लेक्स में फिक्स है कि उसके पास आसपास कितने एनायंस या मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, लीगेंड। और मेटल और लीगेंड आपस में कैसे जुड़े होते हैं, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो वर्ड कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या है। अगर हम नॉर्मल डेली लाइफ में बोलते हैं मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, बहुत मुश्किल हो गई है, सिंपल नहीं है, इजी नहीं है। कंपाउंड्स में बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मतलब कि सिंपल नहीं है, बहुत सारी चीजें आपस में जो है एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। अब अगर आप थोड़ी देर पहले की बात अगर सोचो तो मैं आपको बता ही ये चीज रही थी क्या, कि सेंटर में मेटल होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डोनर जैसी चीजें, जिन्हें हम लीगेंड का नाम देते हैं, वो उसको सराउंड करके रखती हैं, एक गुच्छा सा बना के रखती हैं। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की, तो 3 तरीके के हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस पे अभी हम जाएंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आयन की लिख रखी है डेफिनेशन, तो चलो पहले लिखो, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था, टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब इसके बाहर कोई चार्ज नहीं है तो दिस इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज का खास आप लोग ध्यान रखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि जब भी आपको कंपाउंड दिखाना है, कॉम्प्लेक्स दिखाना है, आपको कुछ भी दिखाना है, आप हमेशा यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। आप हमेशा यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये इसका सिंबल होता है। आपको इन ब्रैकेट्स के अलावा कोई और ब्रैकेट यूज नहीं करना, ना तो आप इस तरीके से लिखेंगे और ना आप इस तरीके से लिखेंगे, बाहर वाले की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा जो मेन ब्रैकेट का सिंबल यूज किया जाता है, वो क्या यूज किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, सभी ध्यान रखेंगे। और जब हम लीगेंड्स को नंबर ऑफ लीगेंड्स के लिए हम जब उसको कलेक्टिवली एक ब्रैकेट में लिख के नंबर बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कहीं पे भी कोई भी ब्रैकेट यूज नहीं करना है। अच्छा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद एक हमारे पास होता है केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। नाम से ही पता चल रहा है केटाइन पे कैसा चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है केटाइन पे, बताओ, पॉजिटिव। तो यानी कि इन कॉम्प्लेक्स के बाहर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि फॉर एग्जांपल CuNH3 4, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज आया। तीसरा हमारे पास होता है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। नाम से ही पता चल रहा है एनाइन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कैसा आता है चार्ज, नेगेटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल FeCN6 4-, ठीक है। तो समझ गए हो आप लोग कि मेटल और लीगेंड आपस में जुड़ते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और
लीगेंड इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है। कहाँ एक्सेप्ट करता है? अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में। अभी तक मैंने मेंशन नहीं किया है कि कौन से ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो अब धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। तो अभी के लिए फिलहाल ये याद रखिए कि मेटल अपने एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और लीगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और उसके बाद जब लीगेंड स्पेसिफिक नंबर के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर नंबर के अकॉर्डिंग, जब वो उसको आपस में मतलब एक दूसरे लीगेंड्स जो हैं वो सारे मिलके क्या कर रहे हैं, मेटल को सराउंड कर लेते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उन कॉम्प्लेक्स को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, 3 पार्ट में बांट देते हैं। पहला होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जहां पे कोई चार्ज नहीं होता बाहर। फिर दूसरा होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जहां पे प्लस का चार्ज होता है बाहर, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है बाहर। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो आयंस जो हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस जो हैं, वो तो इनको ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस है। ये तो सिंपल है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को हम सिंपली कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स आयन की क्या डेफिनेशन लिखी है। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कैरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है, जो सेंटर का मेटल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, वो सराउंडेड होता है बाय फिक्स नंबर ऑफ आयंस, बाय फिक्स नंबर ऑफ आयंस। आयंस यानी कि यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, लीगेंड्स। क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी मैंने फिलहाल 2 ही डिफरेंस लिखे हैं क्योंकि मुझे स्पेस भी चाहिए था समझाने के लिए, बट इसके टोटल 5 या 6 डिफरेंसेस होंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, जब हम बात करते हैं डबल सॉल्ट की और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो ये दोनों एक चीज नहीं होती है। बहुत लोगों को इस चीज के लिए भी कंफ्यूजन रहता है कि शायद ये दोनों एक ही चीज होती है, बट इन दोनों में डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है, देखिए, जब हम बात करते हैं डबल सॉल्ट की, तो जब भी डबल सॉल्ट फॉर्म होता है तो उसके अंदर सिंपल सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन रहता है। सिंपल सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन कैसे रहता है, जैसे कि FeSO4, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सिंपल सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। अब वो कॉम्बिनेशन कैसे रहता है, इन इक्विमोलर प्रोपोर्शंस। जो इनके मोल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मोल्स इनके क्या है, फिक्स हैं। बट अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। द सिंपल सॉल्ट्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। जो आप सिंपल सॉल्ट्स लेके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हो, जरूरी नहीं है कि जिन सॉल्ट्स को मिक्स करके आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया, उन सॉल्ट्स का जो अमाउंट है, जो आपने मोल्स लिए हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे हो, सेम हो। सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते, मतलब इक्वल मोल से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई रिलेशन नहीं है। बट डबल सॉल्ट में फिक्स होता है कि जो भी सॉल्ट्स आप ले रहे हो वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होने चाहिए, मतलब कि उनके इक्वल मोल्स होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डबल सॉल्ट, दे एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट। सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि नमक है, नमक पाउडर फॉर्म में है, आप उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करो, ठीक है, क्या वो आपको पाउडर जैसा दिखेगा? नहीं, वो डिसॉल्व हो गया। और जो नमक होता है NaCl, वो NaCl डिसोसिएट हो जाता है पानी के अंदर, कैटायन में और एनायन में। सोडियम आयन अलग हो जाते हैं, क्लोराइड आयन अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो गए, ठीक है। तो इन द सेम वे डबल सॉल्ट में क्या बोला है, दे एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट। डबल सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द एक्वस सोल्यूशन, मतलब लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है और सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आप वाटर के अंदर भी उसको डिसॉल्व कर सकते हो, वहां पे भी एज अ कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद है डबल सॉल्ट में, इन एक्वस सोल्यूशन दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस।
जब आप इसको पानी के अंदर मिलाते हो डबल सॉल्ट को, तो ये कंप्लीटली टूट जाते हैं। कैसे टूट जाते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है मोहर सॉल्ट का और पोटैश एलम का। अगर मैं मोहर की बात करूं, मोहर सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, तो FeSO4 कैसे टूटेगा? Fe2+ अलग, SO4 2- अलग। अमोनियम सल्फेट कैसे टूटेगा? NH4+ अलग, SO4 2- अलग। वाटर H+ अलग, OH- अलग। तो ये कंप्लीटली क्या हो रहा है? वाटर का मैं इसलिए नहीं लिख रही यहाँ पे, बात तो डबल सॉल्ट की हो रही है, ठीक है। तो ये जिस भी आप सॉल्ट से बना रहे हो डबल सॉल्ट को, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं केटायन में और एनायन में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स लिया है तो वो वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। जैसे ये है आपका K4FeCN6, ये कैसे टूटेगा वाटर के अंदर? ये ऐसे टूटेगा 4K+ प्लस में FeCN6 4-, ठीक है। तो ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स, ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। डू नॉट फर्दर डिसोसिएट्स into Fe2+ and Cn-, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स के अंदर की जो चीजें हैं, जो एंटिटी है ये एक तरीके की, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, इसके अंदर के जो आपका मेटल एटम है, लिगेंड है, वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होता। तो ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है, जबकि ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं? खो देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे FeSO4 है और यहाँ पे Fe अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने दो डिफरेंस पढ़े। क्या? पहला डिफरेंस ये पढ़ा कि डबल सॉल्ट जिस भी सिंपल सॉल्ट से बनता है वहां पे उनका प्रोपोर्शन इक्विमोलर होता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनका इक्विमोलर प्रोपोर्शन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, उसको कोई लेना देना नहीं है इक्विमोलर प्रोपोर्शन से। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डबल सॉल्ट जो है वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर आप उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे, वो टूट जाएगा, आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो ये एक्वस सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं, ये सॉलिड स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अगर आप इसको एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हो तो ये डिसोसिएट नहीं होते। जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म है वो एज इट इज रहती है, सॉलिड स्टेट में भी वैसी रहेगी और एक्वस सोल्यूशन के अंदर भी वैसी ही रहेगी, ठीक है। चलिए आगे के डिफरेंस पढ़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा डबल सॉल्ट का। दे आर आयनिक कंपाउंड्स। अभी आपने देखा भी था, अभी हमने जैसे मोहर सॉल्ट का, ठीक है, पोटैश एलम का फॉर्मूला लिखा था, तो अगर आपने ध्यान दिया हमने क्या लिखा था? FeSO4 डॉट फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और डॉट 6H2, ये लिखा था हम लोगों ने। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो FeSO4 को मैंने कैसे तोड़ा था? Fe2+ SO4 2-। अमोनियम आयन को मैंने कैसे तोड़ा था? अमोनियम सल्फेट को कैसे तोड़ा था? अमोनियम आयन, सल्फेट आयन। तो ये क्या है? केटायन और एनायन है, और केटायन और एनायन के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वो क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड बना के आयनिक कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो डबल सॉल्ट के लिए क्या कहा है कि ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑब्वियस सी बात है, जब आयनिक बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे है? वो तो दिख ही रहा है हमें साफ साफ, आयंस के बीच का अट्रैक्शन है, तो यानी कि कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। आगे है, अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, कोऑर्डिनेशन की, दे मे और मे नॉट बी आयनिक। ये आयनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है जैसे ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक है, और ये आपका एक कंपाउंड है, ये आपका आयनिक नहीं है, ये आपका आयनिक है, ठीक है। क्या कह रहे हैं
कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके आयनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट द कॉम्प्लेक्स पार्ट का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड है वो हमेशा कैसा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर भी Fe और Cn के बीच में भी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऐसे Cn जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाले जो बॉन्ड है ये कैसे है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और जो पोटेशियम बाहर है, ठीक है, 4K+, वो क्या कर रहा है, इस 4- के साथ आयनिक बॉन्ड बना रहा है। तो आयनिक बॉन्ड इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स में और काउंटर आयन में। जो आयन्स ब्रैकेट के बाहर होते हैं उसको काउंटर आयन कहते हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है, ये आयनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है इनमें, वो काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स के चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करता है। जो कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो मेटल आयन और लिगेंड है, उनके बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड रहेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि आपके जो कंपाउंड है वो आयनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है उसमें हमेशा कैसा बॉन्ड रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है सभी को, ठीक है। आगे आते हैं, डबल सॉल्ट में कहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट बन गया, अब डबल सॉल्ट बना है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो कह रहे हैं कि डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती है उन कंपाउंड से जिनसे वो बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है कि जिससे बना है, जैसे हम कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे कहा है कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड, मतलब किस से बना है, जैसे ये है FeSO4 से बना है और अमोनियम सल्फेट से बना है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स कहलाएंगे। और इन्होंने जुड़कर मिलकर क्या बना दिया, मोहर सॉल्ट बना दिया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जैसे कोई डबल सॉल्ट बन गया उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स के जैसे। जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, ये मिलके जो डबल सॉल्ट बनाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी जो है, डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज भी जो है वो सेम होगी, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहता है। आई एम अ डिफरेंट कैटेगरी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है किससे मैं बन रहा हूं। अगर एक बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया, इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती हैं। इसका अपने बैकग्राउंड से कोई रिलेशन नहीं है कि ये किससे बना है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जिससे भी बनता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट की जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, होगी, जो भी इसके टाइम पे थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के बाद वो अपनी खुद की नई प्रॉपर्टीज बनाता है। उसको पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है कि पहले क्या प्रॉपर्टी थी। इसकी इंडिविजुअल खुद की नई प्रॉपर्टीज जो है वो जनरेट होती हैं। समझ में आया। आगे है, इन डबल सॉल्ट द मेटल आयन शो देयर नॉर्मल वैलेंसी। नॉर्मल वैलेंसी शो कर रहा है, जैसे FeSO4 में देखो Fe2+ नॉर्मल वैलेंसी शो कर रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल आयन जो है वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। कौन कौन सी वैलेंसी शो करता है, वैसे हम ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। इसको ना आप वर्नर्स थ्योरी में पढ़ोगे। वर्नर ने पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिस्कवरी की थी, ठीक है। चलिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें वैलेंसी 2 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी पूरा लिख लेना। प्राइमरी वैलेंसी आज के जमाने में ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जानी जाती है। जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, द रेसिडुअल चार्ज विच इज एक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर एटम और आयन व्हेन द अदर नेबरिंग एटम और आयन्स आर रिमूव्ड। आपको किसी का भी चार्ज निकालना, उसके अगल बगल का सब हटा दो, उसके बाद देखो उस पे क्या बचा कुचा चार्ज है, दैट रेसिडुअल चार्ज इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं पता है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, रिडॉक्स रिएक्शंस में
वहां पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में डिफरेंस भी बता रखा है, तो वहां पे जाके आप देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को आज के टाइम पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आसान शब्दों में मैं समझा रही हूं कि मेटल लिगेंड के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वही सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है। जैसे कि मेटल है, मेटल ने लिगेंड के साथ 2 बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2 बॉन्ड है ना, 2, ठीक है। मेटल ने लिगेंड के साथ 4 बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मेटल ने लिगेंड के साथ, लिगेंड क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर एटम आयंस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मेटल ने लिगेंड के साथ 6 बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। क्लियर है? तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें मेटल 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। प्राइमरी वैलेंसी जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, रेसिडुअल चार्ज, और इस चैप्टर में भी हम सीखेंगे, आगे के लेक्चर्स में ना मैं सिखाऊंगी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। बट फिर भी अगर किसी को अभी एट मूवमेंट इस वीडियो लेक्चर के बाद समझना है तो आप रिडॉक्स रिएक्शन में 11th का रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर है, वहां पे मैंने बता रखा है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, कि मेटल और लिगेंड के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट डिफरेंस? अ डबल सॉल्ट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, आप सॉल्ट को पानी के अंदर डालते हो, वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो अपनी आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को वो खो देता है। फिर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन। ये मैंने आपको बताया भी था, है ना, कि जो मैंने आपको K4FeCN6 बताया था, मैंने कहा था पोटेशियम फिर भी अलग हो जाएगा, पर जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो सॉल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखता है, अपने अस्तित्व को बचा के रखता है, और वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने जितना भी थोड़ा बहुत इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन वाले बच्चे हैं वो भी चिंता ना करें, मैं जल्द ही ऑर्गेनिक कन्वर्जन के वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।